Good morning students, welcome to St. Wilfrid's Law online classes. I am Ankita Chaudhary. I'll teach you constitutional law for second semester BA LLB course. In last lecture we already have discussed about module 1. Today we will discuss about module 2. मॉड्यूल 1 में हमने इमरजेंसी प्रोविजंस को पढ़ा था, जो भी सारी 352 है, 356 है, 360 है, उसको हमने ब्रीफली कवर किया था लास्ट लेक्चर में. आज हम ब्रीफली यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो आपका टॉपिक है वो आपके मॉड्यूल 1 में दिया गया है. मॉड्यूल 1 में जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, वो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड आपके जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक पार्ट 5 में दिए गए हैं. ये जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपके जितना आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसको डील करता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. अब बात आती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्चुअली में क्या होता है. तो जब भी यूनियन एग्जीक्यूटिव की अब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है. तो आप सबको पता है कि हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के 3 पिलर्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं. गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है वो एग्जीक्यूटिव होता है. सेकंड जो पार्ट होता है आपका वो लेजिस्लेटिव होता है. एंड थर्ड जो पार्ट होता है वो आपका जुडिशरी होता है. ठीक है, ये 3 आपके गवर्नमेंट की फॉर्म होती है. ये 3 पिलर्स होते हैं. ये तीनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम करते हैं, तभी आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सक्सेसफुल रहता है. ठीक है, तो हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें बेसिकली जो लेजिस्लेटिव है वो रियल हेड होता है. एग्जीक्यूटिव आपका सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करता है. तो जो लेजिस्लेटिव है वो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगा और जो जुडिशरी है वो उसको इंटरप्रेट करती है. तो ये 3 हमारे पिलर्स हैं. तो हमने पढ़ा कि जो लेजिस्लेटिव लॉ बना रहा है उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो कौन कर रहा है, हमारा एग्जीक्यूटिव कर रहा है. लेजिस्लेटिव ने जो भी लॉ बनाया उसको एग्जीक्यूट करेगा हमारा एग्जीक्यूटिव. अब बात आती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की. यूनियन मतलब सेंटर में जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क कर रही है वो क्या है. तो जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. जो फर्स्ट आपका जो मेन पार्ट होता है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, जब सबसे पहले बात आती है तो जो सबसे मेन जो उसका होता है वो होता है प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम इंक्लूड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को. फिर उसके बाद जो हम इंक्लूड करते हैं वो हम करते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. एंड जो लास्ट में हम इंक्लूड करते हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को. इन चारों का अपना अलग अलग काम होता है. ये चारों यूनियन एग्जीक्यूटिव में इंक्लूड किए जाते हैं. तो हम प्रेसिडेंट से बिगिन करेंगे. प्रेसिडेंट हमारे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है. आप सब जानते हो कि प्रेसिडेंट कोई भी हमारे इंडिया की, मान लो अगर पॉपुलेशन का रजिस्टर बनेगा तो फर्स्ट सिटीजन इसलिए कहते हैं कि उसमें भी सबसे पहले जो नाम लिखा जाएगा वो प्रेसिडेंट का लिखा जाएगा. कोई भी लॉ बनता है वो बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना, उसकी असेंट के बिना नहीं बन सकता है. ये हमारा बेसिकली एग्जीक्यूटिव हेड होता है. यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं उसका हेड कौन होता है, तो वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है. अब सेकंड हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल हेड होता है. नॉमिनल हेड से क्या मतलब है, प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड हम क्यों कहते हैं. प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड हम इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली जब पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करी जाती है, हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट हमारी हेड है, वही लॉ बनाती है. जब बात करी जाती है तो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि प्रेसिडेंट हेड होता है, कोई भी लॉ उसके असेंट से पास होता है, लेकिन
वो जितना भी काम करता है वो किसकी एड एंड एडवाइस पे करता है, वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। तो इसलिए जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में रियल हेड माना जाता है। वो ही बेसिकली हमारी कंट्री का हेड होता है। ये नॉमिनल हेड होता है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जितनी भी पावर्स हैं, वहां सब में कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज्यादा जो पावर्स दी हैं वो आपके प्रेसिडेंट को दी है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी बन जाएगा, उसके लिए आपको कुछ मिनिमल सी क्वालिफिकेशंस हैं जो होनी चाहिए, तभी आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसमें खड़े हो सकते हो या फिर उसको फाइट कर सकते हो। ठीक है, जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो वो आपके आर्टिकल 58 में दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन बताई गई है कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बेसिकली 4 क्वालिफिकेशन की बात करते हैं हम। जब भी बात करते हैं, सबसे जो पहली क्वालिफिकेशन होती है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, इंडिया का प्रेसिडेंट अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मिनिमम 35 इयर्स उसकी एज होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम 35 साल का वो होना चाहिए, तभी 35 साल पूरा करने के बाद ही आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। दूसरा, थर्ड जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब वो लोकसभा का मेंबर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर अपॉइंट होने के लिए जितनी भी क्वालिफिकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है वो सारी क्वालिफिकेशन आपके प्रेसिडेंट के पास भी होनी चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी होती है, उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इसको हम कंडीशन भी कह सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या मतलब है, या तो आप किसी भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी लोकल अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी के आप पार्ट नहीं होने चाहिए, उसके एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने चाहिए। अगर आप उस एम्प्लॉयमेंट में हो, उसका पार्ट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में हो, तो पहले आप उस जॉब को छोड़ोगे, उस जॉब को वेकेट करोगे, उसके बाद ही आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हो। जब तक वो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वेकेट नहीं करते हो तब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, हमने क्वालिफिकेशंस पढ़नी। अब बात आती है इलेक्शन की कि प्रेसिडेंट हमारा कैसे इलेक्ट होता है। आर्टिकल 54 में आपका इलेक्शन का प्रोसीजर बताया गया है कि प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। आप डेमोक्रेसी में रहते हो, आपने भी अगर आप 18 के अबाव हो तो आपने भी वोट किया होगा। तो आपने देखा होगा जब भी आप वोट करते हो तो या तो एमएलए के लिए करते हो या एमपी के लिए करते हो। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी उसी प्रोसीजर से बनता है, लेकिन आपने कभी शायद किसी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट नहीं किया होगा, क्योंकि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। अब इनडायरेक्टली होने का क्या मतलब होता है? डायरेक्टली इलेक्शन जो होता है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है और आपके स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। अब जब प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो हम डायरेक्टली उसको इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली कैसे कर रहे हैं? इनडायरेक्टली करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। अब उस इलेक्टोरल कॉलेज का कौन कौन पार्ट होता है? उस इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ हमारे पार्लियामेंट के। ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, लोकसभा एंड राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। सेकंड, आपकी जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, स्टेट में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इस इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड किए जाएंगे। एंड लास्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं
वो आपके इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड किए जाएंगे। ये सारे मेंबर्स मिलके आपके प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। ये एक जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, वो मोड ऑफ वोटिंग होता है, पूरा एक प्रोसीजर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि इस तरीके से वोटिंग होगी और ये सारे मेंबर्स उसमें पार्ट लेते हैं और ये आपका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब बात आती है, आपका प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, मान लो ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इलेक्ट हो गए हैं, अब उनको ओथ कौन दिलाएगा? उनको जो ओथ दिलाई जाती है वो बताया गया है आपके आर्टिकल 60 में। जब आपकी ओथ की बात आती है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाई जाती है वो कौन दिलाता है? आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके जो भी चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस की पोस्ट ओथ दिलाते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मान लीजिए वो नहीं है, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है आपके सुप्रीम कोर्ट का जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा वो आपके प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा। ठीक है, अब बात आती है, इलेक्शन हो गया, ओथ ले ली, कितने टाइम के लिए वो ऑफिस में रह सकते हैं? ठीक है, आपकी जो टर्म है प्रेसिडेंट की वो आपके आर्टिकल 56 में बताई गई है। ठीक है, आर्टिकल 56 में आपकी जो टर्म है वो बताई गई है कि कोई भी प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, वो 5 साल के लिए अपने ऑफिस में रह सकते हैं। इस टर्म में इसमें बाकी के प्रोविजंस भी दिए गए हैं कि किन किन सिचुएशंस में 5 साल से कम के लिए भी एक प्रेसिडेंट अपॉइंट रहता है। वो टर्म्स वैकेंसी में हम पढ़ेंगे कि जब उसकी पोस्ट है जो बीच में ही वेकेंट हो जाती है, वो किन किन कारणों से होती है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी बस ये है कि आर्टिकल 56 में आपको बताया गया है कि जो मैक्सिमम टर्म हो सकती है एक प्रेसिडेंट की वो 5 इयर्स हो सकती है। आपका प्रेसिडेंट री इलेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए रामनाथ कोविंद जी हैं अभी हमारे प्रेसिडेंट, नेक्स्ट टर्म में हम उनको दोबारा से एज ए प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है कि एक प्रेसिडेंट को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स री इलेक्ट किया जा सकता है, तो लेकिन उनको री इलेक्ट किया जा सकता है कितने भी नंबर ऑफ टाइम किया जा सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं लिखा है कि कितने टाइम उनको री इलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे थे कि भाई प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का ही होता है, ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारी कि प्रेसिडेंट चाहे तो, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अपने पोस्ट से रिजाइन भी कर सकता है इस टर्म को कंप्लीट होने से पहले। अगर वो रिजाइन करेगा तो वो किसको रिजाइन करेगा? तो जब भी प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। ये भी आपके आर्टिकल 56 में बताया गया है। प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट उस लेटर को जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उनको फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, इनको जैसे ही रेजिग्नेशन लेटर मिलेगा, ये स्पीकर जो लोकसभा है उनको वो रेजिग्नेशन लेटर को फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसे ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, मेन हमने क्वालिफिकेशन पढ़ ली, इलेक्शन पढ़ लिया, हमने टर्म पढ़ लिया, हमने रेजिग्नेशन पढ़ लिया, हमने ओथ पढ़ ली प्रेसिडेंट की। अब प्रेसिडेंट के बाद जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की। आज हम सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इनकी पावर्स पढ़ेंगे, और जो हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज सिर्फ हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट की बात आती है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो आपका एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होता है। एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब होता है? एक्स ऑफिसर का मतलब होता है जब भी आपको उनको चेयरमैन बनाया गया है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, क्योंकि वो एक
पोस्ट ऑलरेडी होल्ड करते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफिसो का मतलब होता है कि आपको कोई पोस्ट मिली हुई है, पोजीशन मिली हुई है, उस पोजीशन की वजह से आपको कोई दूसरी पोस्ट मिली। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हो, आप वाइस प्रेसिडेंट हो इसलिए आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स का चेयरमैन बनाया जाता है, इसलिए उनको एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम वही सेम प्रोसीजर पढ़ेंगे जो हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं? आर्टिकल 66 में आपके वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस बताई गई है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वो सिटीजन्स होने चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकंड, 35 उनकी एज होनी चाहिए। और जो थर्ड क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो गया? इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस हो गया कि जब हमने प्रेसिडेंट की बात करी थी तो हमने बात करी थी कि ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, और जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो हम वही बात कर रहे हैं, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। बाकी की दो क्वालिफिकेशन दोनों में सेम है। इसमें भी सेम यही है कि आपकी यही कंडीशन है आपके ऑफिस की कि आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप पहले वो रेजिग्नेशन देंगे, उस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वेकेट करेंगे और फिर आप वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्शन की। प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखा था हमने, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, नॉट डायरेक्टली होता है, पार्लियामेंट के मेंबर्स भी होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के भी होते हैं और दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं। जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो भी मेंबर्स होंगे, जो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे, वो सारे जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। लेकिन जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट जो बात है उसमें जो भी हमें याद रखना है, उसमें ये होता है कि उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट के जो दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसके मेंबर पार्ट लेते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं। और सेकंड थिंग जो हमें याद रखनी है वो है, वहाँ पे हम सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो आपके पार्लियामेंट के हाउसेज में जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो दोनों इसके इलेक्शन में पार्ट लेंगे। ये भी इनडायरेक्ट मेथड होता है। जो पीपल ऑफ इंडिया है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो डायरेक्टली उनके इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं बेसिकली। ठीक है, अब ओथ की बात होती है। प्रेसिडेंट को हमने पढ़ा था कि ओथ कौन दिलाता है? सीजीआई दिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। जब हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उनको जो ओथ दिलाई जाती है वो आर्टिकल 69 में दिलाई जाती है, और वो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। ठीक है, टर्म दोनों का सेम होता है, ये भी 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और ये भी 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। अब रेजिग्नेशन की बात आती है, वो भी 69 में आपके बताया गया है। रेजिग्नेशन जब प्रेसिडेंट को देना था तो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को दिया था। अब जब वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको दे देंगे? किसको दे देंगे? प्रेसिडेंट को दे देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, ये इनका रेजिग्नेशन का होता है। अब हम दोनों की जो है वो वैकेंसी के प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि 5 साल का टर्म होता है और रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है। लेकिन रेजिग्नेशन के अलावा भी कुछ होती हैं चीजें जिसकी वजह से वो उनको अपनी जो टेन्योर है उससे पहले खत्म होने से पहले ही पोस्ट को वेकेट करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, या तो वैकेंसी किस किस मेथड से हो सकती है हम ये पढ़ेंगे। या तो आपका टर्म ही खत्म हो जाए, मान लो आपका 5 साल का 5 इयर्स का टर्म था वो खत्म हो गया, आपने रेजिग्नेशन दे दिया, जो अभी हमने पढ़ा, इस वजह से भी आपका जो पोस्ट है वो वेकेंट हो जाती है। और
डेथ हो गई आपकी, उस वजह से भी आपकी पोस्ट है वो 5 साल से पहले खत्म हो जाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है आपका इम्पीचमेंट। जब भी हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो हम उनके इम्पीचमेंट के बारे में हमेशा बात करते हैं कि प्रेसिडेंट को किस तरीके से इम्पीच किया जा सकता है। इम्पीचमेंट में हम दोनों पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। बेसिकली ऑफिशियली सिर्फ प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं होता है, उनको रिमूव किया जा सकता है लेकिन वो इम्पीचमेंट नहीं कहलाता है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, जो आपके आर्टिकल 61 में दिया गया है। अब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होगा? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो होगा उसमें जो चार्ज है वो पार्लियामेंट के कोई भी हाउस में प्रेफर किया जा सकता है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स नोटिस देंगे। जो भी हाउस उसको प्रेफर कर रहा है चार्ज को, वो 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स जो हैं वो साइन करेंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे और 14 डेज का नोटिस देंगे राइटिंग में। ठीक है, इनको प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जब वो ये 1/4 मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को आगे पास कर देंगे तो वो जो रेजोल्यूशन है वो 2/3 मेंबर्स हैं जो टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। मगर जैसे कि मान लो लोकसभा के 1/4 मेंबर्स ने, टोटल मेंबर्स ने अगर रेजोल्यूशन को आगे फॉरवर्ड किया है तो जो टोटल मेंबरशिप है उसके 2/3 जो मेंबर्स हैं उसको पास कर देंगे। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो जो सेकंड हाउस होता है वो उसको देखता है कि भाई ये जो भी इम्पीचमेंट प्रोसीजर हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और प्रेसिडेंट को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो उसके ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हैं, यहाँ पे जब एलिगेशंस की बात होती है तो प्रेसिडेंट का जो भी इम्पीचमेंट होता है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही होता है। आप किसी और ग्राउंड पे उनका इम्पीचमेंट नहीं कर सकते हो। जब भी इनका इम्पीचमेंट किया जाएगा तो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही किया जाएगा। ये ही एक ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आपका कोई भी हाउस है जो वो चार्ज प्रेफर कर सकता है। उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दी जाती है, उसमें वो अपना पॉइंट रख सकते हैं कि मैं यहाँ पे करेक्ट हूँ या मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस लगे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं उसका जुडिशियल रिव्यू का राइट है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इनकी अपॉइंटमेंट को भी, इनके इलेक्शन को भी जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। वो आपके आर्टिकल 71 में दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है वाइस प्रेसिडेंट की। हमने पहले भी बताया था कि वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया जाता है, ऑफिशियली वो इम्पीचमेंट नहीं होता है, वो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट होता है। 67 में दिया गया है। यहाँ पे आपके कोई भी हाउस है जो वो नोटिस दे रहा है, ऑप्शन होता है या तो लोकसभा देगी या राज्यसभा देगी, कोई भी दे सकता है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात होती है तो वहाँ पे सिर्फ जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है उसके मेजॉरिटी में जो टोटल मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन पास करके 14 डेज का नोटिस देके, जिसको राज्यसभा जो नोटिस दे रहा है उसको लोकसभा अगर अग्री कर लेता है, यहाँ पे टोटल मेंबर्स ने, जो मेजॉरिटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था, अगर उस रेजोल्यूशन को राज्यसभा अग्री कर लेता है तो वाइस प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो आपका राज्यसभा लेगी। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो दोनों में से कोई भी हाउस ले सकता है। यहाँ पे लोकसभा अगर अग्री कर जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है। यहाँ पे जो भी हाउस प्रेफर कर रही है रेजोल्यूशन को, जो भी फॉरवर्ड कर रही है, उसके टोटल मेंबर्स अगर अग्री कर जाते हैं और जो सेकंड हाउस है वो उसको पास कर देता है तो वो इम्पीच हो जाता है। ये आपका इम्पीचमेंट का टोटल प्रोसीजर है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो हम मेन जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रेसिडेंट की पावर्स की। प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। उनको एग्जीक्यूटिव हेड है तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव पावर दी गई है।
उसके अलावा उनको लेजिस्लेटिव पावर दी गई है, फाइनेंशियल पावर दी गई है, मिलिट्री पावर दी गई है, इमरजेंसी पावर दी गई है, वीटो पावर दी गई है और पार्डनिंग पावर दी गई है। पार्डनिंग पावर आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की बात करते हैं। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपके आर्टिकल 72 में बताया गया। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।